नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास की इस सीरीज़ में। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है तुगलक वंश। और आज हम बात करने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। काफ़ी आपने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा होगा, काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि ये बंदा ही बड़ा अजीब टाइप का था। इतिहास में अलग अलग नामों से ये प्रचलित है। क्यों है, कौन कौन से नामों से जाना जाता है, ऐसा क्या है जो मोहम्मद बिन तुगलक को सारे सल्तनत के सुल्तानों से अलग बनाता है, खास बनाता है, जानेंगे आज के सेशन में। मोहम्मद बिन तुगलक से जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट्स को, बहुत सारे घटनाओं को, इतिहास को। बस बने रहिए अगले 1 घंटे तक। और सबसे पहले एक बार थोड़ा सा ऑडियो वीडियो चेक कर लेते हैं। एक बार कमेंट करके सभी लोग मुझे बता दें कि क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। किसी तरह का कोई ऑडियो वीडियो इशू तो नहीं है। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद सभी को। दरअसल आपने बार बार आपसे कहा जा रहा है कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है। वो एक्चुअली एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो आपके लिए हम शुरू करने जा रहे हैं, ताकि यूपीएससी की या स्टेट पीएससी की जो तैयारी करने वाले हमारे छात्र हैं, जो बच्चे हैं, जो लर्नर्स हैं, उन्हें अब एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, एक क्वालिटी कंटेंट जो है कम से कम दाम में मिले। और इसके लिए मैं और मेरे साथ जो भी अभी जुड़ने वाले हैं वो आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा। और एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। इसी में थोड़ा सा अभी और व्यस्त चल रहा हूँ। ये सप्ताह और लगेगा, इस सप्ताह सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी और उसके बाद में जो है हम लोग अगले सप्ताह एक बहुत बढ़िया लॉन्चिंग इवेंट करेंगे, है ना। और सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी कि हम लोगों ने आपके लिए क्या किया है, या आगे हम आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए क्या बड़ा करने वाले हैं, कैसे बेहतर करने वाले हैं, कैसे आपकी तैयारी को, आपके करियर को, आपके लक्ष्य को हम एक नई दिशा देने वाले हैं। ठीक है, तो बस 1 सप्ताह का और समय हमारा बचा हुआ है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सभी लोग सेशन को सबसे पहले लाइक कर दें। जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है और वो भूल गए हो, रह गया हो, तो सबसे पहले जाइए उस बटन को दबाइए, सेशन को लाइक कीजिए। और आप चाहें तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इसे शेयर करने से किसी और का भी आप ही की तरह फ़ायदा हो सकता है, भला हो सकता है, काम आ सकता है उसके सेशन, तो शेयर कर दीजिए। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल जो हमारा आपको दिखाई दे रहा है यूपीएससी विद चंचल कुमार, ये जो हमारा चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई सभी लोग, अगर नहीं किया हो तो। और बेल आइकन को हिट करो। हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद चंचल कुमार, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल अभी भी है, हालांकि अब नाम बदलने वाला है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूं कि अगले सप्ताह यहाँ बहुत कुछ बदल जाएगा। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल, ये यूट्यूब चैनल, सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि अब एक नए नाम से, नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ, पूरे प्रॉपर तैयारी के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ, ठीक है, कमिटमेंट के साथ हम लोग जो है आगे बढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बस नाम चेंज होगा, चैनल तो यही रहेगा। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यूपीएससी विद चंचल कुमार को। और बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, चलो सभी लोग आ गए हों तो क्लास की शुरुआत की जाए। बड़ा मज़ा आएगा आपको। देखो भाई, जो लेवल हम देने जा रहे हैं इस पूरे प्लेटफॉर्म को, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो मैं अकेला था, आप लोगों ने इतना सहयोग किया, आप लोगों ने इतना ज़बरदस्त जो है रिस्पॉन्स दिया कि उसके बाद मेरा जो उत्साह है, मेरा आत्मविश्वास है, वो बढ़ता चला गया। और अब मुझे लग रहा है कि अब हम आपके लिए एक बेहतर टीम के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो तुगलक वंश के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था किस प्रकार से खिलजी वंश के बाद अगले भारत में 94 वर्षों तक, सबसे लंबे समय तक मैंने आपको बताया था, जो शासन रहा है दिल्ली सल्तनत में जिस वंश का, वो तुगलक वंश ही है ना। 94, लगभग 100 साल में थोड़ा ही कम है,
ये 1320 में वहाँ से शुरुआत होती है, तो 1414 तक ये दिल्ली सल्तनत का चरम विस्तार का काल है, ये दिल्ली सल्तनत के पीक का काल है। और इस काल में एक से बढ़ के एक आपको सुल्तान दिखाई देते हैं। पिछले सेशन में मैंने आपको गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बताया था। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक जो है वो गाजी मलिक, जिसको मैंने आपको बताया था एक और नाम है उसका, वो गद्दी पर बैठता है। और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जो जाना जाता है दुनिया में, वो सुल्तान बना। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? जब वो बंगाल से वापस लौट रहा था तो उसके स्वागत के लिए एक उसी के बेटे ने एक मंडप तैयार करवाया, एक लकड़ी का भवन तैयार करवाया था। और कहा जाता है कि उस भवन के गिर जाने से, उस मंडप के गिर जाने से जो है उसमें दबने की वजह से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। कई सारे लोग यहाँ पर एक शंका जताते हैं कि शायद बेटे ने अपने पिता को गद्दी के लिए मार दिया, है ना। मतलब इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि शायद ये एक षड्यंत्र था, एक साजिश थी, क्योंकि पिता को गद्दी के लिए मारना पुत्र के द्वारा कोई बहुत नई बात तो थी नहीं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता को गद्दी के लिए मार दिया। कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसमें निज़ामुद्दीन औलिया का भी हाथ था, है ना। निज़ामुद्दीन औलिया आपको पता है कि एक सूफी संत थे, है ना। और निज़ामुद्दीन औलिया के साथ जो है ना गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे। ये माना जाता है कि निज़ामुद्दीन औलिया ने मोहम्मद बिन तुगलक को अपना शिष्य बना लिया था, ठीक है, वो उसके साये में था, उससे बहुत प्रभावित था। और ये बात सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक को पसंद नहीं थी, इसीलिए गयासुद्दीन तुगलक जो है वो नाराज़ था निज़ामुद्दीन औलिया से। आपने देखा होगा दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन की एक दरगाह है, वो वही निज़ामुद्दीन औलिया की बात हो रही है। तो निज़ामुद्दीन औलिया और मोहम्मद बिन गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि जब बंगाल से वापस लौट रहा था सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, तो उसने एक संदेश भी भिजवाया। किसको? एक प्रकार से उसने धमकी दी निज़ामुद्दीन औलिया को कि वो दिल्ली छोड़ दे, मेरे आने से पहले तुम यहाँ से चले जाना। मतलब मुझे, वो कहते हैं ना कई बार हम लोग किसी को धमकाते हैं कि अगली बार मुझे दिखना नहीं, है ना, दिख मत जाना। तो कुछ इसी प्रकार की धमकी देता है गयासुद्दीन तुगलक निज़ामुद्दीन औलिया को कि मैं दिल्ली में आऊँ, उससे पहले दिल्ली को छोड़ देना, चले जाना यहाँ से, मुझे दिख मत जाना, वरना फिर तुम्हारा पता नहीं क्या हाल होगा। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने उसको कहा कि ठीक है, हनूज दिल्ली दूरस्थ, मतलब दिल्ली अभी दूर है, सुल्तान तुम दिल्ली आए नहीं हो, है ना, अभी तुम दिल्ली से बाहर ही हो। तो ऐसा कहा जाता है कि शायद वो इसलिए कहा था क्योंकि उसको पता था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो उसको मारने वाला है, या कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि निज़ामुद्दीन औलिया ने ही उसको जो है मरवा दिया हो, कुछ भी हो सकता है, वो हम नहीं जानते। बट कहीं ना कहीं निज़ामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के बीच में ये बात बड़ी प्रसिद्ध है कि निज़ामुद्दीन औलिया को दिल्ली से बाहर करना चाहता था गयासुद्दीन तुगलक, और निज़ामुद्दीन औलिया जो है गयासुद्दीन तुगलक को गद्दी से हटाना चाहता था। ठीक है, आ गया समझ में? तो कहानी कुछ ऐसी बनती है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने पिता की मृत्यु के बाद, मरने के बाद गद्दी पर बैठा है। हालांकि कई लोगों का ये मानना है कि इसी ने अपने पिता को मार दिया षड्यंत्र के द्वारा, जो भी हुआ हो। लेकिन 1325 से 1351 तक आप देख सकते हैं लगभग 26 वर्ष तक मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो गद्दी पर रहा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सुल्तान है। क्या आपको पता है इसके कई सारे नाम हैं? कुछ लोग इसे सनकी कहते हैं, कुछ लोग इसे रक्त पिपासु कहते हैं। भाई बड़े विचित्र से इसके काम है और विचित्र से इसके नाम है। रक्त पिपासु मतलब खून का प्यासा। बताइए, इस सुल्तान को ये भी कहा जाता है। कई लोग इसे कहते हैं सनकी, जो मैंने आपको कहा। कई लोग इसे अभागा भी कहते हैं, ठीक है, मतलब बदनसीब भी कहा जाता है। और जो सबसे ज़्यादा, कुछ लोग इसे कहते हैं बुद्धिमान मूर्ख। जैसे आपने देखा होगा ना, हमारे यहाँ कई लोग जो पढ़े लिखे होते हैं लेकिन जैसे ऐसी हरकतें करते हैं ना मूर्खों जैसी, तो उनको क्या कहते हैं? पढ़ा लिखा गंवार। क्योंकि जब आप पढ़े लिखे हो तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप अच्छे काम करोगे, आप कोई बुद्धिमानी के काम करोगे। पर जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति
बिल्कुल भी ऐसा काम ना करे जिसमें मतलब आपको लगे कि इसमें बुद्धि हो, या कोई ऐसा काम कर रहा है कि जो सही हो, कुछ भी उल्टा पुल्टा काम कर रहा है या कुछ भी जो है काम करेगा तो उसको क्या कहेंगे, पढ़ा लिखा गंवार। तो इस सुल्तान को कई सारे लोग पढ़ा लिखा गंवार कहते हैं, बुद्धिमान मूर्ख कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहा जाता है, ठीक है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो है, क्या आप जानते हो, आपको ये तो पता होगा कि इसको सनकी कहते हैं, पागल भी कहते हैं, लेकिन ये भाई साहब सल्तनत के जितने भी सुल्तान आपने दिल्ली सल्तनत में मध्यकाल में पढ़े होंगे ना, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा विद्वान व्यक्ति यही है। ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन नहीं जम रहा है ना। कोई अनपढ़ व्यक्ति, कोई गंवार व्यक्ति मूर्खतापूर्ण हरकतें करे, समझ में आता है, पर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति है ना, ज्ञानी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति उल्टी हरकतें करे तो वो पचता नहीं है ना। ये मामला कुछ ऐसा ही है। इस व्यक्ति को तुर्की, फारसी, अरबी भाषाओं का अच्छा खासा ज्ञान था। न जाने कितने उस समय के जो शास्त्र या विषय हुआ करते थे, गणित, खगोल शास्त्र, ठीक है, आप देखेंगे अलग अलग प्रकार के जो विषय हैं उनका ये ज्ञाता था, दर्शन वगैरह बहुत सारे विषयों का ये जानकार था। तो अब फिर इसको सन की क्यों कहते थे? ये आप और हमारे लिए भी लागू होता है भाई। सिर्फ पढ़ा लिखा होना काफ़ी नहीं है। या कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं। अच्छी प्लानिंग करना ही काफ़ी नहीं है, आपको उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करना भी आना चाहिए। अपने जो भी आपने प्लान बनाया है, जो भी आपने योजना बनाई ना, उसको ठीक से लागू करना भी अपने आप में कला है, वरना लोग आपके ऊपर हंसेंगे। जैसे कई लोग सपना देखते हैं यूपीएससी निकाल लेंगे, आईएएस बन जाएंगे, पर उनके पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करने का कोई तरीका नहीं है, बस हवा में तैयारी चल रही है और फिर कुछ साल के बाद लोग उनके ऊपर हंसते ही हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होता इसके साथ भी हुआ। इसने समय समय पर अलग अलग योजनाएं बनाई, अलग अलग प्लानिंग बनाई और ये उन योजनाओं में फेल हो गया। दरअसल फेल होने का कारण ये रहा, असफल ये इसलिए हुआ क्योंकि जो योजना इसने बनाई ना वो जल्दबाजी में बनाई। एक तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि सही काम को करना ही ज़रूरी नहीं है, सही काम को सही समय पर सही तरीके से भी करना ज़रूरी। क्या आप समझ रहे मेरी बात? सिर्फ सही काम करना ज़रूरी नहीं, सही काम को सही समय पर और सही तरीके से भी करना ज़रूरी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मोहम्मद बिन तुगलक है। इस आदमी ने बहुत सारे काम किए, गलत नहीं थे, पर वो सही समय पर नहीं किए, सही तरीके से नहीं किए। जैसे आप देखें कि कोई व्यक्ति फसल को बोता है और फसल को बोने के बाद सिंचाई करता है ना। अब मान लो कि अगर व्यक्ति पहले सिंचाई करे फिर फसल को बोए तो ये उल्टा काम, थोड़ा सा आपको लगे ना ये क्या पागलों जैसी हरकत कर रहे हो, ये वैसे ही। तो मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बना, ठीक है। इसका बड़ा बेटा था, जोना खां के नाम से भी जाना जाता है, और 1325 ईस्वी में ये सुल्तान बना और उल्टे सीधी योजनाएं जो है बनाई और उनका जो है फरमान जारी करता। और कई बार इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों को क्या बीत रही है, उनके सुख दुख से इसको लेना देना नहीं था, ये बस अपनी धुन में अपनी जो है चीज़ें किया करता था, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक और सुल्तान बनना और उसके बाद इतना आसान नहीं था सब कुछ। कहते हैं दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा विद्रोह जो है इसी सुल्तान के काल में हुए। क्या आप जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 34 विद्रोह हुए हैं? बताइए, इतने सारे विद्रोह अगर किसी के काल में हो जाएं और मात्र 26 साल तो वो सुल्तान रहा, तो इतना आसान नहीं होता है। दक्षिण में सबसे ज़्यादा विद्रोह दक्षिण भारत से हुए, क्योंकि तब तक दिल्ली सल्तनत दक्षिण भारत में भी चली गई थी, सबसे ज़्यादा विद्रोह वहीं हुए। यहाँ तक कि कई स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ। आपने विजयनगर साम्राज्य सुना है? एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो आगे आप पढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी और वो इसी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुई थी। तो ऐसे कई सारे राज्य स्वतंत्र हो गए, कई सारे विद्रोह हुए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये बात हो रही है मोहम्मद बिन तुगलक के काल की। चलो, ऐसा माना जाता है कि पिता की मृत्यु का शोक उसने 40 दिन तक मनाया और कहा तुगलकाबाद, जो उसके पिता ने ही जो है बसाया था तुगलकाबाद में रहकर, ठीक है।
वहाँ पर, और 40 दिन के बाद उसने राज्याभिषेक के लिए दिल्ली प्रस्थान किया। हालांकि बात ये भी है कि पिता को मरवाने वाला जो है, पिता को मारने वाला व्यक्ति भी वो यही है, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके समय में आपने देखो जियाउद्दीन बर्नी का नाम आपने सुना होगा, जिसकी पुस्तक हम सब जानते हैं तारीख ए फिरोज शाही। तो इस काल के बारे में जानने का जो हमारे पास स्रोत है ना, उसमें एक तो मैं आपको बता दूं बर्नी की एक किताब है तारीख ए फिरोज शाही, और दूसरी जो पुस्तक है वो है रहला या किताबुल रहला भी कहते हैं। मोरक्को का एक यात्री था इब्न बतूता, आपने गाना सुना इब्न बतूता बगल में जूता, तो ये वो वाला नहीं। इब्न बतूता एक यात्री था और मध्यकाल में सबसे बड़ा जो है मुस्लिम यात्री माना जाता है, और लगभग सबसे ज़्यादा लंबी यात्रा भी इसी ने की, 75,000 मील की यात्रा ऐसा माना जाता है कि उसने की थी। और वो अपनी यात्रा के क्रम में भारत भी आया, है ना, तो लगभग जो है काफ़ी 30 साल तक वो यात्रा करता रहा, अलग अलग देशों में अलग अलग सब जगह पर उसने यात्राएं की, भारत आया। और मोरक्को से वो आया था, तो ये पूछा भी जाता है ना, एक ट्रेवलर था, और इसने अपनी यात्रा वृत्तांत को लिखा, जो भी इसने देखा सुना, इसी क्रम में इसने एक पुस्तक लिखी रहला, जिसे किताबुल रहला भी कहते हैं, जिसमें भारत के बारे में, जैसे आपने इंडिका का नाम सुना होगा, मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत है भारत में, उसने मौर्य साम्राज्य को देखा समझा, और वो जो कुछ भी उसने लिखा वो इंडिका के नाम से हम लोग जानते हैं। वैसा ही मामला इब्न बतूता का भी है। इब्न बतूता भारत आया और यहाँ जो कुछ भी देखता है वो सब कुछ उसने लिखा किताबुल रहला। तो उसकी पुस्तक, उसके यात्रा वृत्तांत, वो भी हमें इस काल के बारे में काफ़ी जानकारी देते हैं। तो इसके बारे में लिखने में एक जो है ना, एक हमारे पास में इब्न बतूता और उसका यात्रा वृत्तांत भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जोना खां गयासुद्दीन तुगलक का ज्येष्ठ पुत्र था, मैंने बता ही दिया था, ये सारी बातें हम सब जानते हैं। अब जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था, उसको गद्दी से हटाने में इसकी भी बड़ी भूमिका थी। इसने अपने पिता की गयासुद्दीन तुगलक की सहायता की, उनको गद्दी पर बैठाने में, तुगलक वंश की स्थापना करने में और खिलजी वंश का अंत करने में। तो पिता की सहायता भी की थी, और पिता की सहायता करके इसने तुगलक वंश की नींव भी डलवाई थी, है ना। तो 1320 में जब खिलजी वंश खत्म हो गया, तुगलक वंश की नींव डाली गई, तुगलक वंश आ गया, गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बन गया। और गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बन गया तो उसने अपने इस बड़े बेटे को उत्तराधिकार के रूप में नियुक्त, क्योंकि ये योग्य भी था, जोना खां, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है, और इसे उलूग खां की उपाधि दी। अब इसने 1321-22 के आसपास वारंगल में जो है अभियान किए। मैंने आपको बताया था पिछली बार भी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर ने वारंगल को जीता, है ना, वहाँ के शासक वीर प्रताप रुद्रदेव, है ना, रुद्रदेव जो है, तो वारंगल में इसने भी अभियान किया, और उस अभियान में ये असफल रहा। बाद में इसने फिर अभियान किया और इस बार वारंगल को ये जीत पाया। तो इब्न बतूता, बार बार आपको ये नाम सुनने को मिलेगा, क्योंकि इस व्यक्ति की वजह से ही हम काफ़ी कुछ आज जानते हैं इस सुल्तान के बारे में। तो उसने कहा है, उसने बताया है कि जब इसका राज्यारोहण हुआ था तब भारत में तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। कितना बड़ा था सल्तनत का साम्राज्य या राज्य उस काल में, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ी दिल्ली सल्तनत की जो बात करते हैं ज़मीन की, क्षेत्र की, तो वो हमें दिखाई देता तुगलक काल में 23 प्रांतों में बटा हुआ था, मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य था। यहाँ तक कि कश्मीर और आधुनिक बलूचिस्तान को अगर छोड़ दें तो लगभग सारा हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत के पास में था। अब आप सोचो, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक सीमाएं जा रही है, इधर बंगाल, पूरा दक्षिण भारत, इधर काफ़ी बड़ा साम्राज्य जो है हमें दिखाई देता है दिल्ली सल्तनत के पास में तुगलक काल में, ठीक है। अब इब्न बतूता के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये व्यक्ति कौन था, थोड़ा सा इसके बारे में भी ध्यान रखिए। अफ्रीका में एक शहर है, आपने सुना होगा, नाम भी मोरक्को, है ना, वहाँ से आया था, वहाँ का यात्री था, जो कि लगभग 30 सालों तक यात्रा करता रहा। 30 वर्षों तक उसने लगभग 75,000 मील से ज़्यादा की, उस काल में बहुत बड़ी बात थी। अब आजकल तो क्या है ना कि आजकल हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, फ्लाइट में बैठे हज़ारों किलोमीटर की दूरियां कुछ ही समय में तय हो जाती हैं।
उस काल में 75,000 मील की यात्रा तय करना बहुत आसान नहीं था सड़क मार्ग से, है ना, और वो भी घोड़े वगैरह के द्वारा। तो इतनी लंबी यात्रा की वो भारत में लगभग 1333 ईस्वी में आया। जब इब्न बतूता भारत आया तो उसकी योग्यता से, है ना, उसके अनुभवों से, उसके ज्ञान से मोहम्मद बिन तुगलक बड़ा प्रभावित होता है। सुल्तान को बड़ा अच्छा लगा और सुल्तान ने उसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया। काजी कोई छोटा मोटा पद नहीं हुआ करता था, एक प्रकार का उस समय बड़ा न्यायाधीश का पद वो हुआ करता था। तो सुल्तान ने उसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया, यहाँ तक कि उसने अपना राजदूत बना के मोहम्मद बिन तुगलक को चीन भी भेजा। तो काफ़ी समय तक ये उसमें रहा है। उसको जो है 1342 में सुल्तान ने चीन भेजा, अपने राजदूत के रूप में भी भेजा है। ठीक है, अब ऐसा भी लिखा है कई जगह कि एक समय ये भी आया कि मोहम्मद बिन तुगलक और इब्न बतूता के बीच में विवाद भी हुआ, मतभेद हो गए, यहाँ तक कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को जेल में भी डाल दिया, ऐसा भी पढ़ने को मिलता है। खैर बहुत लंबे समय तक ये रहा है। तो इसी की पुस्तक है किताबुल रहला, जिसमें इन सारी चीज़ों को उसने लिखा है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमने आपसे कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास बड़े अलग अलग नामों से जानता है। क्यों कहते हैं इसको पागल, क्यों कहते हैं इसको सनकी, क्यों कहते हैं इसको बुद्धिमान, मूर्ख। कभी आपने अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखा ही होगा जो बहुत जल्दबाजी में होता है, वो कब क्या कर बैठे कोई नहीं जानता, और बड़ी बात यह है कि वो अचानक से डिसीजन लेता है और बिना किसी तैयारी के उस काम को करने लग जाता है। ठीक है, जैसे आईएएस की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, अचानक से बोलता है नहीं मुझे तो यूपीएससी की तैयारी नहीं करना है, मैं तो कुछ और करूँगा। या आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अचानक से कुछ भी जो है करने लग जाता है बिना कुछ बताए। ऐसे लोगों को हमारे यहाँ सनकी कहा जाता है, वो कब क्या कर बैठे वो भी नहीं जानते। तो ऐसे लोगों से आमतौर पर लोग दूर ही रहते हैं क्योंकि ये उनको भी परेशान करते हैं, है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, वो ऐसा ही एक व्यक्ति था जो क्या करता था, जो अचानक से निर्णय लेता और योजना बनाता और उसको जो है लागू करने की कोशिश करता बिना किसी प्रॉपर तैयारी के, बिना किसी जो है प्लानिंग के। और वो चीज़ क्योंकि आपको पता है कि जब आप कोई भी काम अचानक से जल्दबाजी में करते हैं बिना किसी प्लानिंग या तैयारी के, तो वो सफल नहीं होती। तो इसने समय अलग अलग, जो बर्नी है, जियाउद्दीन बर्नी ने जो लिखा है उसके हिसाब से इसने 5 जो है योजनाएं समय समय पर बनाई और ये 5 योजनाएं फेल हो गई, इसमें से एक भी सफल नहीं हुई। इसीलिए कई लोग इसे अभागा भी कहते हैं, बदनसीब भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या क्या योजनाएं समझो। मोहम्मद बिन तुगलक से कई बार होता है ना हमारे यहाँ एक शब्द तुगलकी फरमान। तुगलकी फरमान मतलब कि जो बोल दिया है वो करना पड़ेगा, भले तुम्हारी इच्छा हो तो करो, नहीं हो तो भी करना पड़ेगा। ऐसे ज़बरदस्ती जब कोई से कोई काम करवाया जाता है ना, तो हमारे यहाँ बहुत कॉमन सा एक शब्द है तुगलकी फरमान। तो ये तुगलकी फरमान क्या है, ऐसा क्या था इसके अंदर, ये यहीं से समझ में आएगा। समय समय पर इस आदमी ने कई सारे ऐसे फरमान जारी किए, योजनाएं बनाकर, कि जो लोगों के गले नहीं उतरे और उससे लोगों को परेशानियां हुई, बहुत परेशानियां हुई। सबसे पहली योजना एक एक करके 5 बता देता हूँ। दोआब में कर वृद्धि। सिंहासन पर जैसे ही बैठा मोहम्मद बिन तुगलक, कुछ समय के बाद उसने दोआब में कर की वृद्धि कर दी। यहाँ तक कहा जाता है कि उसने 50% तक की वृद्धि करी। हालांकि अलग अलग फिगर है, जैसे सुल्तान ने दोआब क्षेत्र में 50 गुना 10 गुना की वृद्धि कर दी, बदायूं ने कहता है 10 से 20 गुना कर दी, कोई कहता है 50% की वृद्धि की थी, जो भी है। पर इसने अचानक से जो है दोआब में बहुत ज़्यादा कर जो है बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया। अब समस्या ये थी कि किसान जो है वो इतना ज़्यादा कर देने की स्थिति में नहीं थे, और दूसरी बात इसकी किस्मत भी कई बार खराब, जब भी ये कुछ करता ना तो इसकी किस्मत भी खराब थी। जब इसने लगान में वृद्धि की उसी समय जो है बदकिस्मती से अकाल पड़ गया, है ना। हमारे बोलते हैं कई बार सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। एक कहावत आपने सुनी होगी कि अभी तक आपके सर पे बाल थे तो ओले नहीं गिर रहे थे, अब जैसे ही आपने सर मुड़ाया आप गंजे हो गए और ऊपर से ओले गिर गए। अब वो सर के ऊपर टप 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 लग रही है, दर्द हो रहा है ना। आपके ऊपर कोई ऐसे कंकड़ फेंक के मारेगा तो आपको लगेगी कि नहीं लगेगी। तो ऐसा ही कुछ मामला जो है यहाँ भी है कि
इसके साथ यही होता था कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ जाते थे। इस आदमी ने जैसे ही कर वृद्धि की तो अभी तक तो सब कुछ फिर भी ठीक चल रहा था, अब अकाल पड़ गया तो और बुरी हालत, अब वो कर कहाँ से देगा। तो बर्नी का कहना है कि चूंकि इसका खजाना खाली हो गया था तो उसकी पूर्ति के लिए इसने कर की वृद्धि की। गार्डनर ब्राउन के अनुसार दोआब साम्राज्य का सबसे धनाढ्य, सबसे मतलब पैसे वाला इलाका था, समृद्ध इलाका था, इसलिए यहाँ से ज़्यादा जो है कर वसूलना चाहता था सुल्तान, ये भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि बदायूनी कहता है कि वहाँ की प्रजा को दंड देने के लिए, उन पर नियंत्रण रखने के लिए कर लगाया। कारण लोग अलग अलग बताते हैं कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया। भाई भारत सरकार आज आपसे मान लीजिए कि कोई चीज़ पर 18% जीएसटी वसूल कर रही है और कल को जो है भारत सरकार एक फरमान जारी करे कि आज से आपसे जीएसटी वसूली जाएगी 80%, कि अगर आप 100 रुपये का सामान खरीदेंगे तो उसके साथ 80 रुपये का जीएसटी लगेगा, मतलब 180 रुपये में वो सामान आपको मिलेगा। तो आपके दिमाग में यही आएगा ना कि भारत सरकार पगला तो नहीं गई है, भारत सरकार को अचानक से क्या हो गया जो 18% से 80% कर दिया टैक्स। तो वैसे ही कारण तो किसी को एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा अचानक से जो है टैक्स बढ़ा दिया गया। अब आपको पता है कि योजना सफल तो होनी ही नहीं है, समझ में है आपको। अचानक से अगर तुम मान लो कि अगर टैक्स बढ़ा रहे हो तो पहले तुम्हें पूरा स्टडी करना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके तुम ऐसा करते हो, तो समझ में आता है। अब तैयारी कुछ थी नहीं, समय जो है और मैंने कहा खराब हो गया। जिस समय ये योजना लागू की गई, टैक्स बढ़ाया गया, उसी दौरान पड़ गया अकाल, मतलब पहले से भी उत्पादन जो है वो हो गया कम। अब जनता की ये हालत है कि वो पुराना वाला लगान भी देने की स्थिति में नहीं है और तुमने तो उसको कई गुना बढ़ा दिया। तो ये पूरी तरीके से विफल हो गई। उल्टा जो है कर देने के लिए जनता के पास पैसे नहीं थे, वो तैयार नहीं थी, और जब जनता ने कर देने से मना कर दिया तो उनके ऊपर अत्याचार किए गए और कठोरता के साथ जो है आदेश ऊपर से आया कि भाई कैसे भी करके कर को वसूलना है, पर कर तो लेना पड़ेगा। तो जनता पर जुर्म किए गए, इससे जनता ने विद्रोह भी कर दिया, जनता नाराज हो गई। इतनी कठोरता के साथ टैक्स को वसूला जाने लगा कि लोग गुस्सा हो गए और सुल्तान के खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा असंतोष फैल गया। ठीक है, अब देवगिरी। अब अगली बात, ये तो पहली योजना थी जो मैंने आपको बताया फेल हो गई। क्या योजना थी और क्यों फेल हो गई, दोनों आप समझ गए। दूसरा इसने क्या किया, दूसरा इसने ये किया कि इसने अपनी राजधानी को चेंज कर दिया। आप सोचो कि अगर कोई व्यक्ति आपके पड़ोस में रह रहा है, बढ़िया से रह रहा है, अच्छा कारोबार चल रहा है, अच्छे से घर चल रहा है, कोई समस्या नहीं है, अचानक से बोलता है कि मैं तो इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ, मतलब हम इस शहर को छोड़ रहे हैं और हम इस शहर को छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर किसी दूसरे शहर में। अब आप उससे पूछेंगे ना क्यों जा रहे हो, तो वहाँ जाके क्या करोगे, कोई व्यवस्था है वहाँ पर, तो वो कहता है कि कोई व्यवस्था नहीं है, हम यहाँ से सामान लेके जाएंगे, वहाँ जाके देखेंगे, अगर हमें कोई जगह मिल गई रहने की तो हम वहाँ रहेंगे, नहीं तो कुछ और समझिए। अब ऐसा कोई करता है क्या? आप सोचो कि उसके बच्चे, उसके परिवार के लोग कितने परेशान होंगे। वो वहाँ 2000 किलोमीटर अपना सामान लेके चला गया, उसको कोई घर नहीं मिल रहा है, उसको कोई किराए से ना घर मिल रहा है, ना वो कोई घर खरीद पा रहा है। अब उसके बच्चे जो है वो सड़क पर बैठे हुए हैं, काम भी नहीं है, कमाने की भी स्थिति नहीं है। अब आप बोलो ऐसे व्यक्ति को पागल सन की नहीं कहें तो क्या कहें। अगर आपको घर शिफ्ट करना है, आप दूर जाके बसना चाहते हो, रहना चाहते हो, तो पहले से वहाँ पर कोई घर देखो, वहाँ पर रहने का कोई मकान देखो, वहाँ जाके पहले कोई काम देखो कि करोगे क्या, भूखे मरोगे क्या, बच्चे भी भूखे मरेंगे क्या, तो जाके पूरी प्लानिंग के साथ करने के बाद आप जाओ तो ठीक लगता है। आपने देखा होगा ना कि अक्सर हमारे यहाँ लोग आजकल घूमने भी जाते हैं एक से दूसरे शहर में कहीं भी, तो वो पहले होटल बुक कर लेते हैं, है ना, कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, ये सब कुछ पहले तय कर लेते हैं। कभी आपने देखा कि बहुत लोग ऐसे कम होते हैं जो पहले वहाँ मुंह उठा के चले जाते हैं और वहाँ जाके स्टेशन पे जाके सोच रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएं। ऐसा बहुत कम लोग करते हैं और ये मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए अगर आप असुविधा से बचना चाहते हैं तो। इसने एक डिसीजन लिया। अब होता क्या है ना कि डिसीजन तो ये लेता है पर भुगतना पूरी प्रजा को पड़ता है।
इसने दूसरा निर्णय लिया राजधानी को परिवर्तित करने का, कि हम जो है अपनी राजधानी को लेकर जाएंगे देवगिरी। अब देवगिरी जिसे दौलताबाद भी कहते हैं, महाराष्ट्र में आपको पता है कि दिल्ली से बहुत ज़्यादा उसका जो है दूरी है। अब दिल्ली राजधानी है, अचानक से किसी दिन सुल्तान को सनक छुटी और उसने डिसीजन ले लिया कि हम अपनी राजधानी को शिफ्ट करेंगे। आजकल तो उतना मुश्किल नहीं है, हालांकि अभी भी इतना आसान नहीं है, पर उस समय तो बहुत ही मुश्किल था। हजारों किलोमीटर जब आप जा रहे हो तो आपके पास में है ना कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए। अब इसने क्या किया, देवगिरी को अपने राजधानी बनाने का निर्णय लिया, जो कहाँ है आप देख सकते हो, ये यहाँ पर दिल्ली है, ये देखो यहाँ दिल्ली है, और यहाँ से ये इतना यहाँ दौलताबाद, ये देवगिरी है। इतना दूर, मतलब उत्तर भारत से ये भाई साहब चले गए सीधे दक्षिण भारत में, है ना। तो इसने देवगिरी निर्णय लिया अपनी राजधानी को ले जाने का। अब इसका कारण क्या बताता है सुल्तान, क्यों कर रहा है ऐसा, पूछेंगे तो सही ना कि भाई आखिर इस बार तुम्हारे पागलपन का क्या कारण है। तो उसने बताया कि इसका सामरिक महत्व है। एक तो क्या है कि राज्य के केंद्र में है, भाई मेरा राज्य उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत है। अब दिल्ली के में बैठता हूँ तो दक्षिण भारत पर नियंत्रण नहीं रहता, दक्षिण में बैठूंगा तो उत्तर भारत पर नहीं रहेगा, तो हम चले जाएंगे बीच में, ठीक है। देवगिरी से मैं उत्तर और दक्षिण दोनों भारत पर नियंत्रण रख सकता हूं। तो इसको लगा कि चूंकि राज्य के केंद्र में है तो आराम से पूरे, और ये अच्छी सोच है, इस सोच में तो कोई खामी नहीं है कि अगर आप कोई काम बीच में बैठकर कर रहे हैं तो आसानी से हो सकता है। लेकिन समस्या ये है कि बिना कोई तैयारी के आप काम करोगे तो फिर समस्या होगी आप, है ना। बर्नी ने लिखा है कि देवगिरी को भौगोलिक महत्व के कारण राजधानी चुना गया क्योंकि वो साम्राज्य के केंद्र में था। अब यहाँ तक कि इब्न बतूता ने यह कहा है कि ऐसा करने का जो मेन कारण था वो था दिल्ली के लोगों को सजा देना। जैसे दोआब में कर बढ़ाया, वहाँ के लोगों को दंड देने के लिए दिल्ली के निवासियों को, क्योंकि दिल्ली के निवासियों ने सुल्तान के खिलाफ कई सारे निंदनीय पत्र, मतलब उसकी बुराई की, सुल्तान की निंदा की, वहाँ के लोग उससे खुश नहीं थे, तो इस बात से नाराज़ होकर उसने जो है दिल्ली के लोगों को दंड देने के लिए आज्ञा दी कि सभी दिल्ली के निवासी शहर छोड़कर देवगिरी चले जाओ, है ना। तो वही जैसे मान लो कि आज आप रहते हो लखनऊ में, मान लें, और लखनऊ में आपको ऐसा आदेश दिया जाए प्रशासन की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से, कि जितने भी लखनऊ में रहने वाले लोग हैं वो लखनऊ छोड़ के चेन्नई चले जाएं। अब बताओ, लखनऊ से चेन्नई इतनी दूर जाके नया जीवन शुरू करना, फिर से सब कुछ शुरू करना, बच्चों को, परिवार को ले जाना, बसना, सेटल होना, इतना आसान थोड़ी है। ऐसा ही कुछ फरमान जारी कर दिया दिल्ली के लोगों को छोड़ के जाने का। अब गार्डनर ब्राउन नाम का एक इतिहासकार ये भी कहता है कि इसके पीछे कारण मंगोल आक्रमण था। चूँकि मंगोलों के आक्रमण बार बार होते रहते थे तो इसीलिए उसने कहा कि वहाँ भय बहुत था, डर बहुत था, राजधानी के ऊपर लगातार खतरा मंडराता रहता था क्योंकि इधर से मंगोल आक्रमण हो रहे। तो इसीलिए जो है उसने अपनी राजधानी उधर दक्षिण में दूर शिफ्ट कर दी। हालांकि इसको भी नहीं माना जाता क्योंकि उसके समय तक मंगोल आक्रमण एक प्रकार से कम हो चुके थे, समाप्त हो चुके थे, पहले बहुत हुए। आ गया समझ में यहाँ तक। अब ये योजना फेल हो गई। क्यों फेल हो गई ये तो आप समझ ही गए होंगे ना, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल थोड़ी है। आप सोचो कि योजना गलत नहीं थी, पर इस योजना को जिस तरीके से इन्होंने लागू किया, जिस तरीके से इन्होंने इस योजना को शुरू किया, पूरा इसको व्यवहारिक रूप देना, वो अबौद्धिक था, वो कोई सही तरीका नहीं था, है ना। आप समझ रहे मेरी बात कि भाई आपने यूपीएससी की तैयारी करने का लक्ष्य बनाया है, कोई गलत नहीं बनाया है, पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं जो सिलेबस में ही नहीं आता, है ना, तो फिर गलत होगा। उसे सारी जनता को एक साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। सबसे पहले दरबारी, पदाधिकारी, व्यापारी, दुकानदार, मतलब कुछ लोगों को वहाँ पर भेज देता, वो सेटल हो जाते, तो फिर और लोग, मतलब किश्तों में अगर वो ये काम किया होता तो फिर परेशानी नहीं आती, तो समस्या नहीं आती, ठीक है। अब हुआ ये कि
जहाँ इंसान रहता है ना, वहाँ से उसका एक लगाव भी होता है, एक आत्मिक लगाव होता है ना, आपको तो इमोशनल कहीं ना कहीं कनेक्शन हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। इतनी आसानी से लोग दिल्ली से चले गए वहाँ पर और वहाँ उनका मन नहीं लग रहा, उनको याद आती है दिल्ली, क्योंकि अपने घर की सबको याद आती है। तो वहाँ के जो लोग हैं ना, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आया कि दिल्ली के लोगों को कितना कष्ट होगा, कितनी तकलीफ़ होगी वहाँ से अपना पुराना सब कुछ छोड़ के, जो वहाँ से पुरानी यादों को छोड़कर जाना, और वहाँ पहुँचकर उनका मन नहीं लगा और वापस दिल्ली आने की बात करने लगे। ठीक है। और दूसरी बात, दौलताबाद से या देवगिरी से बैठ के आप दिल्ली पर आक्रमण कैसे रोकोगे? आप जब तक दिल्ली पहुंचोगे देवगिरी से, तब तक तो मंगोल पूरी दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे। तो मंगोलों के आक्रमण वाला मामला तो फिर भी खत्म नहीं होता है ना। आखिरकार सुल्तान ने देखा कि भाई बहुत सारे लोग जो है दिल्ली से देवगिरी गए, तो कई लोग तो वैसे ही मर जाएंगे, उसके साथ साथ सेना भी कमज़ोर होगी, बहुत कुछ परेशानी हुई, उसके सैनिक भी बीमार हो गए। आखिरकार उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया कि भूल हो गई, मिस्टेक हो गई, और उसने जो है क्या कर लिया, अपनी राजधानी को फिर से दिल्ली शिफ्ट कर लिया, स्थानांतरित कर लिया। आ गया समझ में? चलिए अगला, सांकेतिक मुद्रा का चलन। अब एक चीज़ और है, जैसे आपने देखा होगा भारत में कुछ साल पहले भारत सरकार ने एक निर्णय लिया था नोटबंदी का। देखो, मैं यहाँ बिल्कुल राजनीति वाली बात नहीं करूँगा, मुझसे इस तरह की कोई उम्मीद मत रखना कि मैं किसी एक दल विशेष के पक्ष में या विपक्ष में बात कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ निर्णय के बारे में बता रहा हूँ कि भारत सरकार ने अचानक से एक दिन ये निर्णय लिया कि हम लोग नोटबंदी कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद आज तक उस निर्णय को लेके लोग पक्ष और विपक्ष में बातें करते रहते हैं, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम उस बारे में बात नहीं कर रहे कि निर्णय सही था कि नहीं था। लेकिन आपने देखा होगा कि निर्णय के बाद अचानक से जो है अफरा तफरी सी मच गई। अचानक से आपने देखा होगा कि लोगों को थोड़ा सा जो है परेशानी हुई, और परेशानी इसलिए हुई क्योंकि आपके पास अगर कोई नोट है तो आपको उस नोट को जो है वो वापस देना है, भले ही आपकी ईमानदारी की कमाई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपको वो नोट जो है वो चलने वाला नहीं है। तो आपको भी, अब ऐसा है कि कई बार आपको अच्छे काम होते तो तकलीफ भी उठानी पड़ती है। तो अगर हम ये मान लें कि वो बिल्कुल अच्छा निर्णय था, उसमें कोई परेशानी नहीं थी, तो भी आप देखेंगे कि तैयारी के साथ करने से ये तकलीफ थोड़ी कम हो सकती थी, है ना। उसी निर्णय को यदि भारत सरकार पहले से एक पूरी प्लानिंग के साथ, तैयारी के साथ अगर करती तो लोगों को तकलीफ कम हो सकती थी। हालांकि उसमें भी कई लोगों का ये मानना है कि ऐसे निर्णय में समय भी नहीं दे सकते, कि यदि हम लोग पहले से लोगों को समय दे दें तो उसमें भी फिर परेशानी होगी, फिर वो जो उद्देश्य है वो सफल नहीं हो सकता। ये भी बात सही है, खैर उसमें हम लोग नहीं जाते। पर इस तरीके के कई बार आपने देखा होगा कि निर्णय होते हैं जो प्रशासन और सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, और उससे लोगों को कई बार परेशानी हो जाती है। तो ऐसा ही मामला यहाँ भी है कि दिल्ली जाने के बाद जो लोग थे वो कहीं वहाँ वापस जाके उनको मन नहीं लगा, और आखिरकार उसको जो है निर्णय वापस लेना पड़ा, उसने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया। अगली बात आती है अगले निर्णय, अगली योजना की। उसने क्या किया, दरअसल उसने अपने समय से बहुत आगे का एक काम किया। ये भी कोई गलत चीज़ नहीं है। आज आप देखते हो कि आपके जेब में कुछ नोट होते हैं कागज़ के, आपने देखा होगा आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते, रिजर्व बैंक के द्वारा, और हम उसको कागजी मुद्रा या प्रतीक मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। आपकी जेब में अगर 2000 का नोट है तो आपको पता है कि उस कागज़ की वैल्यू 2000 नहीं है, पर उस 2000 के नोट से 2000 का सामान आपको मिल जाता है। इस तरह की मुद्रा को सांकेतिक मुद्रा कहते हैं, प्रतीकात्मक मुद्रा कहते हैं। आज ये बड़े धूम धड़ाके से चल रही है, बड़े आराम से चल रही है, हमारे लिए बहुत एक कॉमन सी चीज़ है। सिक्के भी चलते हैं। उस ज़माने में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक निर्णय लिया, उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। उस समय चलता था चांदी का टका, ठीक है, उस समय जो चलता था सिक्का वो चांदी का चलता था। तो अब उस मुद्रा की खास बात ये थी कि जैसे मान लीजिए कि आप 10 ग्राम चांदी का कोई सिक्का लाते हैं, तो उससे आपको 10 ग्राम जो भी मूल्य होगा उतने का आपको सामान मिल जाएगा, और वास्तव में उस चांदी के सिक्के की वैल्यू भी उतनी होती। आप मेरी बात समझ रहे हैं?
जैसे अगर चांदी का सिक्का कोई 10 ग्राम का है और वो हम मान लें एग्जाम्पल के तौर पर कि वो 500 रुपये का है, तो 500 का सामान आपको मिल जाएगा और सिक्के की वैल्यू भी 500 रुपये है। तो उसने क्या किया, उसने उस चांदी के सिक्के को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह उसने प्रतीक मुद्रा चलाई। कई सारे इतिहासकार कहते हैं तांबे और पीतल की जो है मुद्राएं उसने चलाई, सिक्के चलाए, और उनका मूल्य उस चांदी के सिक्के के बराबर ही था। हालांकि वैल्यू उतनी नहीं है, है ना, 10 ग्राम तांबे के सिक्के की और 10 ग्राम के चांदी के सिक्के की वैल्यू एक नहीं हो सकती, पर उसने उन तांबे और पीतल के सिक्कों को वही वैल्यू दी जो चांदी के सिक्के की थी। तो उसने उन तांबे पीतल के सिक्कों को चांदी के सिक्के की तरह चलाया। आ रहा है समझ में? अब ये प्रयोग सफल नहीं हो पाया क्योंकि इसके लिए भी पूरी तैयारी नहीं की, अचानक से ये निर्णय ले लिया गया। अब राज्य में कई लोगों ने इसका बहुत फायदा उठाया। उसने जो है अपने घर में ढाले गए चांदी और पीतल, तांबे और पीतल के सिक्कों को चांदी के सिक्कों के बराबर चला ली। आप सोचो, हमारे यहाँ नोट जारी करने का अधिकार आरबीआई को है और 2000 का नोट आरबीआई जारी करता है। अगर आपके घर में भी अगर कोई मशीन हो जो ऐसे 2000 का नोट छापती हो और आरबीआई और आपके नोट में कोई अंतर नहीं हो, तो फिर आप सोचिए कि आप कितने मालामाल हो जाएंगे और सरकार को और अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान होगा। ऐसे तो कोई भी अपने घर में नोट छाप लेगा, प्रिंट आउट निकाल लेगा नोट का और वो उसको चला देगा मार्केट में। अभी क्या है कि अभी आरबीआई के अलावा कोई नोट जारी नहीं कर सकता, और कोई करता है तो उसके लिए दंड का भी प्रावधान है, उसको सजा हो सकती है, उसका नोट मार्केट में चलेगा नहीं, उसकी वो वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए हमारी सारी चीज़ें ठीक चल रही है। आखिर कई बार आपने देखा होगा जाली मुद्रा, है ना, या हमारे यहाँ ना बोलते हैं इस तरह की फेक करेंसी से भी अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। नकली नोट वगैरह बहुत चलते हैं और वो हमारे पड़ोसी देश कई बार हमारे यहाँ करता रहता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सुधार ये किया जो सबसे साहसिक कार्य माना, क्योंकि इसके लिए ना हिम्मत चाहिए, इतना आसान नहीं था। हम कह सकते हैं कि एक बोल्ड डिसीजन था, है ना। तो उसने तांबे या कांसे का सिक्का चलाया और आदेश दिया कि क्रय विक्रय में सांकेतिक मुद्रा को सोने तथा चांदी के समान प्रचलित किया जाए। मतलब जो वैल्यू उन सिक्कों की हुआ करती थी वही वैल्यू वही उसने जो है इनको भी दे दी। इससे क्या हुआ, इससे पूरा मामला बिगड़ गया। सुल्तान ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ले इलाही, मतलब सुल्तान ईश्वर की छाया है, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करवाया। अब ऐसा क्यों किया? ऐसा करने का कारण क्या? भाई ये चीज़ चलो जो कर रहा है, सांकेतिक मुद्रा चला रहा है, तो क्यों चला रहा है? इसके पीछे कारण यह है कि वो अपनी विजय योजनाओं को पूरा करना चाहता था। उसने चूंकि एक बड़ा इलाका साम्राज्य बनाने का लक्ष्य रखा था और उसके लिए तो पैसा चाहिए, आपको पता है ना। पैसे के बिना ऐसा होगा नहीं। राज्य की आय अधिक से अधिक बढ़ाना चाहता था ताकि एक विशाल सेना, अब हर व्यक्ति का अपना तरीका होता है। अलाउद्दीन खिलजी को एक विशाल सेना रखनी थी तो उसने कम वेतन पर रखने की कोशिश की और उसके लिए उसने कीमतों को बहुत कम पे रखा। मोहम्मद बिन तुगलक को भी एक विशाल सेना चाहिए, इसके लिए वो आय बढ़ाना चाहता है और ये वाला प्रयोग कर रहा है। नए प्रयोग करने में उसकी रुचि थी और उस समय परिस्थितियां भी अनुकूल थी, पर ये योजना भी फेल हो गई। इस बार योजना, हालांकि ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा होता है, ऐसा माना जाता है कि 12वीं सदी के आसपास चीन में वहाँ का जो शासक था उसने कागज़ की मुद्रा चलाई, प्रतीक मुद्रा, और वो प्रयोग सफल रहा। तो अगर चीन में वहाँ का शासक कागज़ की, पेपर की करेंसी को चला सकता है जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ चल रही है, तो ये भी चला सकता था, पर यह हुआ नहीं सफल। इसका कारण ये रहा कि एक तो उस मुद्रा के प्रचलन पर इनका कोई नियंत्रण ही नहीं था। जो मैंने आपसे अभी कहा कि भारत सरकार के लिए नोट छापती हमारे देश के लिए आरबीआई, तो आरबीआई का उसके ऊपर नियंत्रण रहता है। भाई ऐसे हर कोई घर में थोड़ी नोट छाप सकता है, हर कोई अपने नोट नहीं निकाल सकता, पर ऐसा कोई नियंत्रण इनका था ही नहीं। ये योजना तो सही थी लेकिन कोई नियंत्रण नहीं था, और वो सुल्तान जो है सिक्कों की ढलाई को रोक नहीं पाया। मतलब ऐसे सिक्के तो कोई भी ढाल लेता था। कैसे पहचान करें कि कौन सा सिक्का असली है कौन सा नकली है? कोई तरीका ही नहीं। असली सिक्कों की तरह नकली सिक्के भी मार्केट में वैसे ही धड़ल्ले से चल रहे हैं, ठीक है। सिक्कों पर कोई सरकारी मोहर आदि का चिन्ह नहीं था,
इसलिए लोग बड़े आसानी से सिक्कों की ढलाई करके सरकारी सिक्कों के साथ उनको चलाने लगे। आपको पता है लोग बड़े शातिर होते हैं, लोगों को तो जहां मौका मिलता है, ठीक है, कमाने का, पैसा बनाने का, वो पीछे नहीं हटते। वो तो सरकार की हर एक कमी से पैसा उठाते हैं, हर एक गलती से पैसा कमाते हैं। वही हुआ कि यहाँ लोगों ने जो है आसानी से सिक्कों की ढलाई करना शुरू कर दिया और सरकारी सिक्कों के साथ उनके सिक्के भी चलने लगे। तो सुल्तान ने ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं की थी, कोई कुशल बहुत ज़्यादा ऐसे सिक्के नहीं, जैसे कोई नहीं बना सकता ऐसे सिक्के तो बनाए ही नहीं। आखिरकार ये योजना इसीलिए फेल हो गई। बहुत सारी जाली टकसाल बनने लगी और यहाँ तक कि सरकार को दिया जाने वाला भू राजस्व, लोगों की हिम्मत देख रहे हो आप, इसको कहते हैं हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि कोई व्यक्ति नकली नोट लेके बैंक में जमा करके आ जाए या नकली नोट से वो अपना टैक्स पे कर दे, नकली नोट से सरकार को दे दे कुछ। सोचो, यहाँ तक कि लोगों ने अपना जो भू राजस्व है जिससे सरकार की मेन आय होती थी वो तक जो है जाली सिक्कों से पे कर दिया। अब आप सोचो, सरकार को लगा कि 1 करोड़ रुपए आया जीरो, क्योंकि सारे सिक्के नकली हैं। तो उन्होंने भू राजस्व तक जाली सिक्कों से देना शुरू कर दिया और आखिरकार ये चीज कब तक चलेगी? अर्थव्यवस्था तो कमजोर होगी ना। समय की परिस्थितियों को नहीं समझ पाया। अगला कारण ये था इसका फेल होने का कि वो अपने समय की परिस्थितियों को समझ नहीं पाया। भाई मैंने आपसे कहा कि सही काम करना ही जरूरी नहीं है, सही समय पर भी करना जरूरी है। हमारे ऐसा कहते हैं कि खेती सूखने के बाद, फसल सूखने के बाद पानी आने का क्या फायदा है ना। का वर्षा जब कृषि सुखाने, कहने का वही मतलब है कि कोई भी काम सही समय पर अच्छा लगता है। अभी आप सोचिए कि आपका प्रीलिम्स है और इस समय आप प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, या आपका जब प्रीलिम्स हो गया, आप प्रीलिम्स दे के आ गए, अब आपका मेंस है और अब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, तो सही समय पे चीज़ें नहीं करोगे तो फायदा क्या है उसका? या पहले कर लो या बाद में कर लो उसको। तो उस समय की परिस्थितियों को समझ ही नहीं पाया कि अभी ना तो वहाँ की जनता ना वहाँ के लोग तैयार है इस चीज़ के लिए, इतना एडवांस थोड़े ना हो गए थे लोग उस समय, और ना ही वो लोगों में उस चीज़ को लेके कोई भरोसा या विश्वास पैदा कर पाया उस मुद्रा को लेकर। ठीक है, तीसरी योजना भी फेल हो गई। 3 योजनाएं मैंने आपको मोहम्मद बिन तुगलक की बताई जो एक के बाद एक आई और फेल हो गई। पहली, उसने दोआब में कर बढ़ाया, जो उसने सोचा वो नहीं हुआ, वो फेल हो गया। राजधानी को शिफ्ट कर लिया, ले गया दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद, फेल हो गया। तीसरी योजना सांकेतिक मुद्रा चलाई, वो फेल हो गया। अब आते हैं चौथी योजना, ये थी खुरासान पर आक्रमण करने की योजना। मतलब कई बार हम कहते हैं ना फटे में टांग अड़ाने वाली बात, अपने काम से काम रखना क्यों कई बार ज़रूरी होता है। कई बार आप दूसरों के चक्कर में अपना नुकसान कर लेते हैं। तो खुरासान जो है आपको पता है मध्य एशिया में पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये रहा खुरासान, है ना, ये हमारे सामने मैप है। यहाँ आप देख सकते हो इधर तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, अफगानिस्तान है, यहाँ पर ये पड़ता था कैस्पियन सागर के पास में। तो वहाँ उसने वही किया, फटे में टांग अड़ाने वाली बात। खुरासान अभियान जो है दरअसल वहाँ के मिस्र के सुल्तान और जो तमाशरीन और ये जो लोग थे उस पूरे एरिया में, उनके साथ में उसने मित्रता कर ली और एक त्रिमेत्री मतलब एक त्रिगुट बना लिया, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक था, तमाशरीन था और मिस्र का सुल्तान था। और ये गुट बनाया गया खुरासान के खिलाफ, वहाँ के सुल्तान के खिलाफ, और सोचा कि तीनों मिल के जो है यहाँ पर आक्रमण करेंगे, अटैक करेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने बनाया विचार। हालांकि ये भी फेल हो गया और इसके लिए पता है क्या किया, एक सैनिक अभियान की योजना बनाई, एक बड़ी सेना इकट्ठा, क्योंकि इनको लगा कि कुछ बड़ा अभियान करने वाले हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ा अभियान होने वाला है। तो बड़ी सेना लगभग 4.25 लाख सिपाही, 3,70,000 सिपाही, आप सोचिए 4 लाख के आसपास सिपाहियों को भर्ती किया गया और यहाँ तक कि उनको 1 साल का एडवांस पेमेंट किया गया। सोचिए कि कोई एक कंपनी बनाए और उस कंपनी में 4 लाख लोगों को भर्ती कर ले और उस कंपनी के 4 लाख लोगों को पूरे 1 साल का सैलरी, वेतन एडवांस में दे दे,
कितना खर्चा होगा। ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन वो कंपनी तो शुरू ही नहीं हुई, मतलब वो कंपनी का तो काम ही नहीं हुआ कभी। अब जिस व्यक्ति ने ये योग किया होगा उसका तो पूरा आप सोचो कि दिवालिया निकल जाएगा। 1 साल का वो एडवांस दे के बैठा है मजदूरों को, है ना, वो भी लगभग 4 लाख मजदूरों को, और कंपनी ने काम एक दिन भी नहीं किया, मतलब उसको आय कभी कंपनी से 1 रुपए की भी नहीं हुई। ऐसा ही कुछ मोहम्मद बिन तुगलक के साथ हुआ इस योजना में। इन्होंने एक बड़ी संख्या में सेना खड़ी कर ली, इनको वेतन भी दे दिया, खूब सारा खजाना इस चक्कर में भी खाली हो गया, और मध्य एशिया की राजनीति में परिवर्तन आ गया, उनकी आपस में मित्रता हो गई, वो अभियान हुआ ही नहीं, खुरासान का अभियान टालना पड़ा, और इस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक को एक ज़बरदस्त नुकसान जो है यहाँ भी हुआ, योजना फेल भी हो गई और आर्थिक रूप से भी नुकसान हुआ। तो अगला ये था। अगला है कराचिल का सैनिक अभियान, जो उस समय दिल्ली सल्तनत और चीनी साम्राज्य के बीच का इलाका था, मतलब ये हिमालय और तिब्बत के पहाड़ों के बीच की बात है, ठीक है। उस दुर्गम इलाके में इसने सोचा कि हम एक अभियान करेंगे। आपको तो पता है कि हिमालय में जब आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, है ना, तिब्बत की तरफ, तो बहुत ऊंचा इलाका है, ठंडा इलाका है। तो इसने जो है कराचिल का जो है अभियान का एक योजना बनाई, जो कि उस समय दिल्ली सल्तनत और चीनी साम्राज्य, मतलब ये पहाड़ी इलाका है, दुर्गम इलाका है, वहाँ भी एक जो है बुरी तरह से इसकी योजना फेल हुई, क्योंकि सर्दी के समय में सैनिक जो है उनको वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ, और इसके जो है बहुत सारे सैनिक वहाँ पर मारे गए। इब्न बतूता तो कहता है कि केवल 3 सैनिक ही जिंदा बच पाए थे, भाग्यशाली थे जो वापस आ गए, और बर्नी कहता है कि सिर्फ 10 सैनिक वापस आए, बाकी वो भी जो है सारे के सारे मर गए। जो भी हुआ, अच्छा खासा नुकसान उसको उसमें भी हुआ, क्योंकि इसने पहले से इस चीज़ को सोचा नहीं कि ये अभियान कहाँ हो रहा है, किस मौसम में हो रहा है, क्या क्या चीज़ें सैनिकों को ज़रूरत में लगेगी, ये सब सोचा ही नहीं गया, इसके बारे में बात ही नहीं की गई। सुल्तान का अब ये दोनों अभियान क्यों असफल हुए, क्योंकि वो विश्व विजेता बनने की कोशिश कर रहा था, उसका सपना देखने लगा था, ठीक है, और परिस्थितियों का गलत आकलन करने की वजह से वो असफल हो गया। और भौगोलिक कठिनाइयाँ, जो मैंने आपको बताया कि जैसे सर्दी का मौसम है, और हिमालय में तो आपको पता है कि क्या सर्दी पड़ती है, हमें पता है, ये भी सोचा नहीं गया, ठीक है। अब हिमालय और हिंदू कुश के पहाड़ी मार्गों से ऐसी विशाल सेना का निकलना भी मुश्किल था। फिर इतनी दूर जब वो जाएंगे तो उनकी डेली आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से होगी, ये भी समस्या है ना, ये भी कोई सरल कार्य नहीं था। तो इन दोनों सफल असफल अभियान दोनों फेल हो गए। असफल अभियानों के संदर्भ में बर्नी ने लिखा है कि वो देश प्राप्त नहीं किए जा सके जिनका मोह सुल्तान को था, और उल्टा उसका जो है कोष खाली हो गया। उसको जो इलाके जीतने थे वो तो वो जीत नहीं पाया, उल्टा अपना नुकसान अलग करके बैठे, है ना। ये हमारे एक कहावत है, चौबे जी छब्बे जी बनने चले, दूबे जी बन के रह गए। किसी मैं समुदाय विशेष को नहीं कह रहा हूँ, है ना, किसी को टारगेट नहीं करने का लक्ष्य है, तो कहावत ऐसा कही जाती है कि व्यक्ति अपने से बड़ा बनने के लिए जाता है और वो पहले वाला भी स्थिति में नहीं रहा, है ना। आगे समझ में, एक व्यक्ति जैसे कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब में है और उस नौकरी को छोड़ के वो चुनाव लड़ता है, सांसद बनने का सपना देखता है, और बाद में वो सांसद भी नहीं बन पाया और वो नौकरी भी चली गई। ये वैसा ही है। तो अब इस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसके बारे में एल्फिंस्टन ने कहा है कि उसमें पागलपन का कुछ अंश था। अगर ये 5 योजनाओं को आप देखें ना, तो ये बात तो सही है कि पागलपन का कुछ अंश तो था। एक समझदार और बुद्धिमान इंसान से आप एक बार गलती हो जाती है, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, भाई कोई व्यक्ति अगर बार बार गलती कर रहा है, एक बार गलती करता है तो इंसान होता है ना। बार बार गलती करने वाले कोई इंसान नहीं है, वो तो शैतान है, वो पागल है। और मोहम्मद बिन तुगलक सच में कहीं ना कहीं इसीलिए पागल माना जाता है क्योंकि इस तरीके की योजनाएं बनाता था, बिना किसी तैयारी के उनको अमली जामा पहना दिया करता था, और बाद में जो है औंधे मुँह गिर जाया करती थी उसकी योजनाएं। संकट के समय किसानों को सहायता प्राप्त करने के लिए उसने जो है दीवान एक कोही नाम का एक कृषि विभाग भी बनाया, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसने उनको जो है बहुत कम ब्याज दर पर ऋण भी उपलब्ध कराए।
अकाल राहत संहिता तैयार करवाई, सिंचाई के लिए सैकड़ों कुएं खुदवाए, अकालग्रस्त कृषकों को कृषि ऋण दिए, है ना, एडवांस में पैसा तकावी ऋण जिसको कहते हैं वो भी दिया। कम जो है ब्याज दर पर उसने किसानों को पैसा भी दिया, जिसे सोनधर कहते हैं। सोनधर मतलब कि बीज, हल, ऐसी चीज़ों को खरीदने के लिए किसानों को बहुत कम ब्याज दर पर पैसा, जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ चलता ना किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, तो किसान जो है कम ब्याज दर पर कुछ पैसा उधार ले सकता है एडवांस में फसल के लिए, और बाद में जब फसल से पैसा आए तो उसको चुका दिया करता है। तो वैसे ही सोनधर का ध्यान रखना, सोनधर उसी तरीके का है ना, कम ब्याज दर पर दिया जाने वाला ऋण था जो उसने दिया किसानों को। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से पागल ही था, बेकार काम ही किया, कुछ अच्छे काम भी किए। तो किसानों को कुछ इस तरीके का कम ब्याज दर पर ऋण भी दिया ताकि वो हल, बीज वगैरह खरीद पाए, है ना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और उग्र और जकात को छोड़ के उसने सारे कर भी समाप्त कर दिए। अब अगर हम बात करें धार्मिक दृष्टिकोण से कैसा था मोहम्मद बिन तुगलक, ऐसा कहा जाता है कि धार्मिक दृष्टिकोण से सहिष्णु था, दूसरे धर्मों का भी आदर किया करता था, पढ़ा लिखा विद्वान था ना, इसलिए सहिष्णु था। सबसे सल्तनत का, मैं सिर्फ तुगलक वंश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दिल्ली सल्तनत, आप गुलाम वंश ले लो, ठीक है, आप खिलजी ले लो, तुगलक, सैयद, लोधी, कोई भी ले लो, सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था, सबसे विद्वान शासक और धार्मिक दृष्टि से उदार और सहिष्णु था। ऐसा माना जाता है कि उसके दरबार में, अपने दरबार में जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी और राजशेखर का स्वागत किया, इब्न बतूता का भी स्वागत किया, उसको भी काजी बनाया, मतलब विद्वानों का आदर करता था। पहला सुल्तान दिल्ली सल्तनत का जो हिंदुओं के त्योहारों, मुख्यतः होली में भाग लेता था। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे कट्टर मुस्लिम शासक हमें सल्तनत काल में, मुगल काल में दिखाई देते हैं जिन्होंने हिंदुओं के त्योहारों को मनाने तक पर पाबंदी लगा दी। ये एक ऐसा सुल्तान था जो इतना सहिष्णु था, जो होली में भाग भी लेता था, है ना, मतलब ये होली खेलता था, पसंद करता था, है ना, होली खेलना। तो ये होली जैसे त्योहारों में भाग भी लिया करता था हिंदुओं के साथ। इसके साथ एक और फैक्ट ये भी बोला जाता है कि ये वो पहला सुल्तान था जिसने वास्तविक रूप से पदों का बंटवारा योग्यता के आधार पर, मतलब किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, योग्यता क्या नहीं, पढ़े लिखे व्यक्ति से आप यूँ उम्मीद करते हैं, तो इसने जो है ना सारे अच्छे जो भी पद हुआ करते थे उन पदों पर सिर्फ योग्यता को आधार बनाया और किसी भी चीज़ को नहीं बनाया। ये भी एक अच्छा पॉइंट इसके साथ बोला जाता है, ठीक है। इसके समय सर्वाधिक विद्रोह हुए, जो मैंने आपको बताया, लगभग 34 विद्रोह इसके काल में हुए। इतने विद्रोह दिल्ली सल्तनत के किसी भी सुल्तान के काल में, किसी भी शासक के काल में नहीं हुए। आखिरकार ऐसे ही विद्रोह को 1351 ईस्वी में एक विद्रोह को दबाने के लिए जब वो सिंध जा रहा था तो उस समय जो है रास्ते में बीमार पड़ गया और आखिरकार इसकी जो है मृत्यु 1351 में हुई। लगभग 26 वर्ष तक मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन किया, है ना। यहाँ तक कि जब ये मरा तो बदायूनी ने लिखा इसकी मौत पर कि इसके मरने से इसको अपनी प्रजा से छुटकारा मिल गया और इसकी प्रजा को इससे छुटकारा मिल गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से परेशान थे। आ रहा है समझ में, दोनों एक दूसरे से परेशान थे, मतलब सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई, क्योंकि सुल्तान के निर्णयों से, उसके सनकीपने से, उसके पागलपन से प्रजा परेशान थी, और जो प्रजा उसको कॉपरेट नहीं करती थी, उसके निर्णयों में उसका साथ नहीं देती थी, उल्टा बुराई करती थी, उससे सुल्तान भी परेशान था। तो ये कहा गया कि दोनों को एक दूसरे से मुक्ति मिल गई। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस सल्तनत के, किस सुल्तान के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि उसके मरने से प्रजा को उससे और उसकी प्रजा को उससे मुक्ति मिल गई, ठीक है, मतलब प्रजा को उससे मुक्ति मिल गई और उसको अपनी प्रजा से मुक्ति मिल गई। ये इसी के बारे में, क्योंकि ये पढ़ा लिखा बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है ना, पढ़ा लिखा गंवार था एक प्रकार का। तो मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र की यदि बात करें तो इसके बारे में इतिहासकारों में बहुत विरोधाभास है, मतलब कुछ इतिहासकार इसको अच्छा मानते हैं, कुछ इसको खराब मानते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा ना, इसका एक नाम
रक्त पिपासु। अगर किसी को खून का प्यासा कहा जाए तो मुझे नहीं लगता कि उसकी इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी है। खून का प्यासा हर कोई को नहीं कहा जाता है ना। तो ये जो सुल्तान है, इसको कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये बड़ा धर्मपरायण था, सहिष्णु था, विद्वान था, समझदार था, योग्य था। कुछ कहते हैं कि निर्दयी था, रक्त पिपासु था, धर्म भ्रष्ट था। इसको अपने प्रजा के सुख दुख से कोई लेना देना ही नहीं था। इसके निर्णयों से इसकी प्रजा परेशान हो रही है, खून के आंसू रो रही है, दुखी हो रही है, इसे कोई दिक्कत ही नहीं। इसे जो करना है ये वही करता था और ये ज़बरदस्ती करवाता भी था। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना तुगलकी फरमान, क्योंकि ये तुगलकी फरमान यहीं से आया। इस तरीके के फरमानों को तुगलकी फरमान ही कहते हैं। ठीक है, शासक के रूप में वो असफल रहा, क्योंकि उसके समय बहुत सारे विद्रोह हुए, वो सल्तनत की एकता को बरकरार नहीं रख पाया, विघटन हो गया। इसके जाने के बाद सल्तनत का पतन भी हो गया, बहुत ज़्यादा इलाके स्वतंत्र हो गए, नए नए राज्य बन गए, विजयनगर जैसे साम्राज्य आ गए। तो कहीं ना कहीं उस समय इसके साम्राज्य में लगभग पूरा उत्तर भारत, दक्षिण भारत शामिल था, लेकिन उसने अपने आप को दिल्ली तक समेट के रखा और वो बहुत ज़्यादा नियंत्रण वो अपने राज्य के इन इलाकों पर रख नहीं पाया। एक प्रकार से काफ़ी ढीला ढाला हम कह सकते हैं कि इसका शासन था और ये कमी ही इसके अंदर है। कई विद्वान इसे भाग्यहीन आदर्शवादी भी कहते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि बैड लक, इसकी किस्मत भी खराब रही। जो भी ये करना चाहता था, जो भी ये करता था, कई बार कर नहीं पाता था। बीच में इसकी बदकिस्मती कहें, ठीक है, इसका बैड लक कहें, दिक्कत हो जाती थी। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस समय इसने लगान बढ़ाया उसी समय अकाल पड़ गया और उल्टा हो गया। ठीक है, इसलिए इसको महान व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। तो ये हो गया मोहम्मद बिन तुगलक। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा और आपने लाइक भी किया होगा। नहीं किया हो तो जाते जाते भी सही, अभी भी आप इसे कर सकते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ठीक है, आप लगातार इस क्लास को देख सकते हैं। अभी ये बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली है। ये सप्ताह आखिरी है, अगले सप्ताह आप लोगों के लिए इतना सारा हम लोग लेकर आ रहे हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ तो जैसे ही हम आपके सामने आएंगे तो आपको प्रीलिम्स का 60 डेज़ का PT 60 डे एक हम लोग क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं यूट्यूब पर फ्री। सभी बच्चे, जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए हम लेकर आ रहे हैं UPSC प्री। चूँकि इस बार थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, हमारे पास थोड़ा समय है, तो हम लोग 60 डेज़ का 2 महीने का एक क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं, जिसमें पूरा GS होगा, CSET GS दोनों होगा। उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, उसमें CSET, कॉम्प्रिहेंशन, मैथ, रीजनिंग, जो भी आपके सिलेबस में है वो सब कुछ आपको हम लोग करवाने वाले हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, तब तक हमारी सारी चीज़ें हो जाएं और फिर प्रॉपर तरीके से, जैसे मैंने कहा ना, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं बनना है। अगर कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो उसको जल्दबाजी में नहीं करना है ना। कई सारे बच्चे थोड़ा सा धीरज खोने लगे, तो ये चीज़ उन्हीं के लिए कि भाई मैं जल्दबाजी में चीज़ों को करके बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ, वरना मुझे भी लोग वही कहेंगे सन की, है ना। हम चाहते हैं कि प्रॉपर तैयारी के साथ सब कुछ ठीक से हम लोग करेंगे तो आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले सारी चीज़ें हो जाएं, कोई जल्दी नहीं, अगले सप्ताह हम सारी चीज़ों को लॉन्च कर देंगे। ठीक है, आ गया सभी को समझ में? चलो, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस सेशन को देखने के लिए फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।